हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। बैंकिंग स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, कैसे बैंकिंग सेक्टर होती है इंडिया में। हमने बहुत से आगे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया आरबीआई का फंक्शन क्या होता है, आरबीआई किस तरह से काम करती है और क्या क्या होते हैं उसके। अब हम आगे चलें, जो बैंकिंग सिस्टम होता है इंडिया में वो किस तरह से। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर। किसी जो बैंकिंग है स्ट्रक्चर में 3 क्लास में हम डिवाइड किए हैं: कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। इनके नाम से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हमें क्लियरिटी मिल जाती है। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ये ग्रुप ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट एंड द ओनली पर्पज फॉर द डेवलपमेंट। कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल बैंक ही जो ये होती हैं मेजरली काम करती हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। सबसे पहले हम कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे कि किस तरह से ये जो है कि काम करती है और क्या क्या होता है। और अगर हम बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर को भी अगर क्लासीफाई करें तो इसमें भी इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं: शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक इन द सेंस जो आरबीआई आगे डिस्कस करेंगे अभी हम आगे चल के, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसके जो सेकेंड शेड्यूल होता है ना, उसमें जो शेड्यूल में रजिस्टर्ड है उनको कॉमर्शियल बैंक करते हैं, जो उसमें नहीं है उनको नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो शेड्यूल बैंक है उसमें कौन कौन से पब्लिक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जिसको हम आरआरबी के नाम से जानते हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कॉमर्शियल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर बात करते हैं एसबीआई है, और बैंक जो नेशनलाइज कर दिए गए हैं उनका है। अगर प्राइवेट इंडियन फॉरेन में तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर और न्यू प्राइवेट सेक्टर की बात करें फॉरेन, ये ऐसे ही क्लासिफाई करते हैं। हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की बात कर लेते हैं कि कैसे हम कहते हैं कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है या कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक देखिए वो कॉमर्शियल बैंक होती है जो पहले हम थोड़ा सा इसको क्लासिफाई यहाँ पे किया गया है। एक शेड्यूल बैंक होती है कॉमर्शियल बैंक में और एक नॉन शेड्यूल होती है। जो शेड्यूल बैंक होती है वो लिस्टेड होती है जिसमें आरबीआई एक्ट 1934 में। दूसरा जो और रेगुलेट होती है किसके अंदर, आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटर एक्ट 1949 के अंतर्गत होती है। जो शेड्यूल कॉमर्शियल में सर्टेन बेनिफिट्स उनके होते हैं। अगर जो रजिस्टर्ड होते हैं सेकंड शेड्यूल में उनको कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तभी तो रजिस्टर्ड होते हैं। वो आरबीआई से काफ़ी कनेक्ट होते हैं और आरबीआई से काफ़ी तरह के असिस्टेंट उनको मिलता है, और कुछ आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं उसको जो कि फॉलो करना पड़ता है, जैसे बैंक रेट हो गया, रेपो रेट, एमएसएफ, हमने पहले डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। However, they have bound to certain obligation like maintenance CRR और SLR as per RBI mandate। तो ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की होती हैं। आगे हम शेड्यूल कॉमर्शियल पर सर्टेन क्राइटेरिया फॉर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। नॉट देखिए, इट शुड बी पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व नॉट लेस देन 5 लाख से नीचे होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये सेटिस्फाई द आरबीआई कि इनका फिर नॉट अ कंडक्ट मैनर डिटरमाइन द इंटरेस्ट इन द डिपोजिटर को लिए करके है। बैंकिंग बैंक्स नॉट लिस्टेड अंडर अ शेड्यूल बैंक कॉल्ड नॉन शेड्यूल बैंक। तो इन इंडिया ऑल बैंक आर द शेड्यूल बैंक एक्सेप्ट, ठीक है, लोकल एरिया बैंक LAB एंड न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। सबसे पहले शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को देखते हैं। ये जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की कैटेगराइज इन द 5 कैटेगरी में हमने कहा एसबीआई है। एसबीआई की जो कि नेशनलाइज बैंक जो है, फिर इंडियन प्राइवेट है, फॉरेन के, ये चीज़ हमने देखा भी यहाँ पे। फिर उससे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम बैकग्राउंड, अब देखिए अगर आप चाहे तो बैंकिंग क्लासिफिकेशन वहाँ स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है कि नहीं आरबीआई के बारे में हमें पढ़ना, तो आरबीआई का देखिए पूरा जन्म कुंडली यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन करके। देखिए प्रीवियसली कॉल्ड, पहले एसबीआई से पहले क्या बोला जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्रिएटेड थे अमालगेमेशन ऑफ द 3 बैंक के मर्जर एक साथ आने पे जो कि इनका एसबीआई का जो कि जनरेशन जन्म हुआ आप बोल सकते हो। प्रेसिडेंसी बैंक पहला, दूसरी ने बैंक ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक रही हैं, तो उनमें से कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये 1991 में स्टेब्लिश हुई और लेटर 1995 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। नेक्स्ट देखो 2016 में, अब देखिए कुछ बैकग्राउंड्स दिया गया बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
क्योंकि हम इतना डिटेल में कभी क्वेश्चन पूछता नहीं। देखिए यहाँ पे भारतीय महिला बैंक है, एनडीए गवर्नमेंट ने यूपीए गवर्नमेंट ने किया था, उसको फिर एनडीए गवर्नमेंट ने फिर मर्ज करके एसबीआई में ही इंक्लूड कर दिया, अलग से भारतीय महिला बैंक अब नहीं रही। तो ये सारी बैकग्राउंड आए हुए हैं। दूसरा हम आते हैं नेशनलाइज्ड जो बैंक है उनका देख लेते हैं। आप सभी को पता 47 में जो कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, फिर उसके बाद बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1949 में, फिर उसके बाद जो है कि इसको 1969 में नेशनलाइज कर दिया गया। फिर उसके बाद 14 बैंक उसमें नेशनलाइज किया, फिर आगे चल करके 4 या 5 बैंक को और नेशनलाइज किया गया। दूसरी बात रीजन क्या रहा नेशनलाइज करने के लिए, वो देख लीजिए। वो होता था कंसंट्रेशन इकोनॉमिक पावर इन द फ्यू हैंड में था, इस वजह से कर दिया गया। और उसके ऑनरशिप, प्राइवेट ऑनरशिप को देखते हुए वो भी कर दिया। जैसे प्राइवेट ऑनरशिप बैंक थी तो उनको जो कि गवर्नमेंट का ऑनरशिप अब दे दिया गया। लोकल मेन अर्बन एरिया बाई निगलेक्टेड। जैसे क्या होता था कि जो प्राइवेट बैंक हुआ करती थी ना, तो वो क्या करती थी, जहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखता था ना, प्रॉफिट जहाँ पे दिखता था वहीं पे वो काम करने की कोशिश करते थे। उनका जो कि डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं है। प्रोग्रेस आफ्टर, जब आफ्टर नेशनलाइज हो गया तो उसके बाद देखिए इसका जो प्रोग्रेस रहा, तो एक्सपेंशन नंबर ऑफ द ब्रांचेस हो गया। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, हेल्थ में, एजुकेशन में जो है कि उनका लोन या फिर पैसे इन्वेस्ट करना बढ़ गया। लेवल ऑफ डिपॉजिट मोबाइलाइज, मतलब रूरल एरिया में भी जाने लगे, तो जो गड्ढे खोद के पैसे रखते तो वो बैंक में रखने लगे राइट नाउ। फिर उसके बाद बैंकिंग स्टार्टअप फाइनेंशियल स्कीम, जो बैंक से फाइनेंशियल स्कीम डिफरेंट तरह की, और उससे क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योर जैसे लोगों को लोन वगैरह आसानी से मिल सकता था। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक हमने एसबीआई की। फिर उसका प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक की अगर बात करते हैं, उसमें मेजर शेयर ऑफ द कैपिटल जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है, 2 टाइप्स की होती हैं, ओल्ड होती है और नया। जो बिफोर 90, देखिए दिस बैंक दैट वर नेशनलाइज इन 1969 and in 1918 ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड द रीजनल फोकस। उसका जो न्यू प्राइवेट बैंक आती है आफ्टर 1991 के, मतलब ये जो 1991 से पहले ये थी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर थी, और 91 के बाद जो हुई तो वो उसको हम बोलने लगे न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करने लगे। तो ये हमने बेसिक। जब उसके प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक की बात करें, इन आरबीआई 2005 में ऑलरेडी जब फर्स्ट एवर डेवलपमेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन बैंक, क्योंकि अब देखिए हुआ क्या था कि 1991 में एलपीजी हम लोग ला दिए थे, रिजल्ट क्लियर। तो जब ला दिए थे तो अब इसमें ये तो आसान हो गया था प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग को, क्योंकि इंडिया में अपनी बैंकिंग ब्रांच को खोल सकें तो वो खोले, और इससे जो है कि इनका एक्सपेंशन तो धीरे धीरे 10 साल लग गया। तो 2005 में पहली बार फॉरेन बैंक डिजायर ओपन टू अप्लाई टू आरबीआई स्टेटमेंट के लिए उन्होंने किया। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे रीजनल रूरल बैंक के लिए, हमारे ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं, और इनका जो कि इकोनॉमिक बैंकिंग इकोनॉमिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट। आज बाय पर्पज नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक इज नॉट मच अश्योर। 1975 में कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक इंट्रोड्यूस किया, ठीक है 75 में। फिर और इसको इस्टेब्लिश किया गया जो कि एक ऑर्डिनेंस पास करके, फिर उसके बाद एक एक्ट प्रॉपरली पास किया गया 1976 में, जो प्रोवाइड अ सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीकल्चर अदर रूरल डेवलपमेंट के लिए किया गया। और जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एम नरसिम्हा राव वर्किंग ग्रुप की सजेशन पे किया गया था। अभी तक के क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये स्टेटरी लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया, और इसका है कि जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए नाम से ही पता चलता है, और नरसिम्हा राव जो वर्किंग ग्रुप थी उसके सजेशन पे जो कि आरआरबी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इनका जो अभी तक का ये है, मतलब कि शेयर होल्डर क्या होगा इसमें 50 15 35 50 आपका सेंट्रल बैंक का, फिर उसके बाद 15 जो कि कौन स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और जो है कि 35% स्पॉन्सर बैंक का होगा। दूसरी बात है आरबीआई आईएएस शेड्यूल कमर्शियल बैंक का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दे ऑपरेट एट द रीजनल लेवल एट द वेरियस स्टेट में, फिर दे में वन और द मोर इन द पर्टिकुलर स्टेट में, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ये मोबिलाइज डिपॉजिट प्राइमरली फ्रॉम द रूरल इन द सेमी रूरल, प्रोवाइड लोन भी ये करते हैं। एडवांस मोस्ट ऑफ द स्मॉल इन द मार्जिनल फार्मर को करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर को करते हैं, रूरल आर्टिजन को करते हैं, फिर उसके प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में भी ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन देते हैं। दूसरी चीज़ है सोर्स ऑफ फंड ऑफ आरआरबी द राइज ऑन फंड डिपॉजिट बोरो फ्रॉम द नाबार्ड को आगे हम डिस्कस करेंगे। स्पॉन्सर्ड बैंक और अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग सिडबी, जिससे कि वहाँ से वो पैसे लेते हैं उन्होंने करते हैं। आरआरबी प्रीवियसली सुपरवाइज बाई नाबार्ड, मतलब आरबीआई का जो बॉस होता है वो नाबार्ड को 1982 के एक्ट के बाद से कर दिया गया। रेगुलेट नॉर्म द प्रिस्क्राइब बाई
जो है कि आरबीआई के 2000 फरवरी 2021 में 56 जो कि आरआरबी बैंक उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट रही हैं। इस चीज़ को देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक होती है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रहती कर गए हैं। उसके बाद ये आरआरबी इंक्लूड पश्चिम बंग ग्राम बैंक, मतलब ये हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से, उतना इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव बैंक की हम बात करते हैं, कोऑपरेटिव बैंकिंग क्या होती है। कोऑपरेटिव बैंकिंग में अगर हम बात करें तो इसमें जो इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक आल्सो रेगुलेटेड बाई थ्रू द एक्ट, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के 1999 का है, और जो कि बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी 1955 का है। तो इन्वॉल्व ऑल काइंड ऑफ द एक्टिविटी, ये सभी तरह की जो एक्टिविटी होती है वो सभी को इन्वॉल्व, मैनली देखिए प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग, सर्विस, ऑलमोस्ट सभी करती हैं कोऑपरेटिव बैंक। और लेकिन इसमें एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उसमें जो ग्रुप्स ऑफ द मेंबर होते हैं ना, वही उनको प्रॉफिट शेयर किया जाता है, और उनका हमें सबका जो कि इक्वल शेयर होल्डिंग उसमें होती है। कस्टमर एज अ ओनर, हमने जैसे अभी डिस्कस किया, कस्टमर एज अ ओनर भी होता है कोऑपरेटिव बैंक। द फोकस कहाँ पे करते हैं, एग्रीकल्चर, द रूरल सेक्टर, लैंडिंग पे करते हैं। दूसरी चीज़ है प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। 3 तरह के होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये यहाँ पे ये कहने की क्वेश्चन की इस तरह से पिरामिड होती है। फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, फिर प्राइमरली जो विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होती हैं, उनका होता है। देखिए यहाँ पे दिया है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, प्राइमरी मतलब जो है कि विलेज लेवल पे होता है। नेक्स्ट कोऑपरेटिव बैंक लेंडिंग द लॉन्ग टर्म क्रेडिट की बात करता है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट, cooperative bank deal with long term credit are the land development bank, cooperative in the rural development bank. Cooperative bank also a first government sponsor, government supported and the government जो कि सपोर्ट किया हुआ जो है कि ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम जो है कि कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है। देखिए बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ये आया हुआ है 2020 में। ऐसे ही कुछ अमेंडमेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे इतने ही डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।